साथियों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, इस समय निपुण सक्सेना का केस काफ़ी चर्चा में है। तो आज इसी निपुण सक्सेना के केस में दिए गए दिशा निर्देशों के पालन के संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले कि निपुण सक्सेना के केस में हम लोग चर्चा करें, मैं ये बता दूं कि निपुण सक्सेना का केस कोई नया नहीं है, वर्ष 2018 का है और इसके पहले आईपीसी में अमेंडमेंट के द्वारा सेक्शन 228A और इसके अतिरिक्त पॉक्सो अधिनियम और जेजे एक्ट में इस बाबत पहले से प्रावधान है। निपुण सक्सेना का केस पीड़िता, खासकर बलात्कार पीड़िता की पहचान को छुपाने के संबंध में है। यह दायित्व अधिरोपित करता है न केवल न्यायालय पर बल्कि पुलिस पर, अभियोजन पर, बचाव पक्ष पर, आरोपी पर और मीडिया पर। यह न्याय दृष्टांत उन सभी लोगों पर भी दायित्व अधिरोपित करता है कि वे पीड़िता की पहचान को छुपा के रखें, जिन भी किसी के पास पीड़िता की पहचान की जानकारी हो। अब जब बात करते हैं पीड़िता की पहचान की, तो हमारे कई आईओस केवल इसको क्या मान लेते हैं कि उसका नाम छुपा दिया और उसकी पहचान छुप गई। सेक्शन 228 में और इस न्याय दृष्टांत में विस्तृत रूप से पहचान को डिस्क्राइब किया है कि पहचान यानी केवल नाम नहीं, उसका निवास स्थान, उसके माता पिता का नाम, अन्य रिश्तेदारों का नाम, अन्य ऐसी कोई सराउंडिंग्स या ऐसी कोई छोटी से छोटी चीज जिससे कि उसकी पहचान सार्वजनिक हो सकती हो या जिससे उसे पहचाना जा सकता हो, वो सब पहचान की श्रेणी में आएगा। तो इस बाबत हमें विशेष ध्यान रखना होगा। इस न्याय दृष्टांत के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय ने दोनों प्रकार की पहचान को दोनों प्रकार से पहचान को सार्वजनिक किए जाने पर प्रतिबंधित किया है। नंबर 1 है अप्रत्यक्ष रूप से, नंबर 2 है प्रत्यक्ष रूप से। तो प्रत्यक्ष रूप से तो ये जो नाम, पता, रिश्तेदार, अन्य जो भी सराउंडिंग्स इनके नाम हैं। अप्रत्यक्ष रूप से जो पहचान है, इसके लिए खासकर मीडिया को प्रतिबंधित किया है, प्रतिषेध किया है, आगाह किया है। क्या है अप्रत्यक्ष रूप से पहचान? अप्रत्यक्ष रूप से पहचान कि जैसे कई बार हम पेपरों में हेडिंग पढ़ते हैं कि बलात्कारी मामा ने अपनी सगी भांजी का किया बलात्कार, या कलयुगी पिता ने अपनी ही बच्ची के साथ किया बलात्कार, या मेरिट 2012 की मेरिट होल्डर 12वीं की मेरिट होल्डर लड़की के साथ किया गया बलात्कार, 2018 की मिस इंडिया के साथ किया बलात्कार। इस प्रकार के जो हेडिंग्स हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं? पीड़िता की पहचान को सार्वजनिक कर देते हैं। यदि आपने पिता का नाम छाप दिया तो ऑब्वियस बात है कि उसकी पुत्री का नाम अपने आप सार्वजनिक हो जाएगा। जब यदि आपने मामा का नाम छाप दिया तो ये बात अपने आप उसकी जो है पहचान को सार्वजनिक कर देगी। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस अप्रत्यक्ष पहचान को भी छुपाए जाने का दायित्व अधिरोपित किया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि पहचान छुपाएंगे तो फिर विवेचना किस प्रकार होगी? तो इसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस उन्होंने दी हैं। इसी न्याय दृष्टांत के पैरा 43 में समराइज भी किया है। सेक्शन 228A पर यदि हम जाएं तो वहां पुलिस के द्वारा विवेचना किए जाने में जो पहचान आती है उन सबको उन्होंने छूट दी है। जहां तक इस न्याय दृष्टांत का सवाल है, इस न्याय दृष्टांत के पैरा नंबर 13 में FIR, DNA, मेडिकल और अन्य जैसे स्कॉलर रजिस्टर आदि मांगने के लिए अभियोक्त्री का नाम लिखा जाना, पहचान को लिखे जाना को जो उन्होंने छूट प्रदान की। तो यहाँ हम लोगों के पास ये है कि FIR इत्यादि में हम उसका नाम लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। बात आती है, एक शब्द इस्तेमाल किया गया है पब्लिक डोमेन। तो जहाँ कहीं भी इस प्रकार की बात आ रही हो कि पब्लिक डोमेन में उसका नाम जाना आवश्यक लग रहा हो, तो फिर सावधानियां रखनी आवश्यक है। हमें सर्वप्रथम तो ऐसे प्रत्येक दस्तावेज जिसमें कि उसकी नाम या पहचान हो, उसे पब्लिक डोमेन में लाना ही नहीं है जब तक कि अति आवश्यक नहीं। कब आवश्यक होगा वो मैं आगे बताता हूँ, कब उसको कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं कि जब विवेचना के लिए रिमांड में हम डायरी भेजें तो डायरी को सीलबंद अवस्था में भेजा जाना चाहिए। बेहतर यह भी किया जा सकता है, इसका एक उपाय यह भी किया जा सकता है कि जिस दिन FIR आप लेख करें उसी दिन एक
प्रमाणीकरण इस बाबत बना लें कि आज से अभियोक्त्री का नाम इस प्रकरण में माया, निर्भया या अन्य कुछ रखा जाएगा। तो जब हम उसका कोई दूसरा नाम या उसका कोई परिवर्तित नाम इसमें रख देंगे तो हमें विवेचना में उसके लिए सहायता होगी। इस बाबत प्रमाणीकरण लगा के अभियोग पत्र में संलग्न कर दिया जाएगा, जो कि केवल न्यायालय के पास होगा, अन्य किसी बचाव पक्ष के अधिवक्ता या अन्य किसी को भी नहीं दिया जाएगा। अब बात आती है कि साहब अभियोग पत्र विवेचक को देना है तो बचाव पक्ष के अधिवक्ता को देना है तो क्या किया जाए। ऐसी स्थिति में चूंकि यद्यपि इस न्याय दृष्टांत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता को अभियोग पत्र दिए जाने के संबंध में कोई विशिष्ट रूप से प्रावधानित नहीं किया है, परंतु एक बात इसमें आई है जो मैंने आपको शब्द इस्तेमाल किया था पब्लिक डोमेन वाली बात, कि यदि जो भी कोई दस्तावेज है जो कि पब्लिक डोमेन में जाना है, सार्वजनिक उसमें जाना है, तो आप उसमें पीड़िता की पहचान, मैं फिर शब्द से रिपीट कर रहा हूं, पहचान, केवल नाम और पता नहीं, उसकी पहचान को छुपाने का जो है प्रयास करेंगे और छुपाएंगे। न केवल प्रयास करेंगे बल्कि ऐसे सारे कार्य करेंगे जिससे कि उसकी जो पहचान है वो सार्वजनिक न हो सके। तो फिर क्या किया जाए। अभियोग पत्र में तो कई स्थानों पे उसका नाम लिखा है, तो इसके लिए एक सिंपल सी प्रोसीजर मैं बताता हूं कि आप ये कीजिए कि पहले अभियोग पत्र की एक फोटोकॉपी कीजिए। उस फोटोकॉपी में जहां जहां भी अभियोक्त्री की पहचान आ रही हो वहां पे व्हाइटनर लगा दीजिए, और अब इस व्हाइटनर लगी कॉपी से अन्य कॉपियां कीजिए, चाहे वो अभियोजन की डायरी के लिए हो, चाहे वो अपने पास रखने के लिए हो या अन्य कहीं पे भी हो। प्रमाणीकरण आपने एक बार प्रस्तुत कर ही दिया है उसके दूसरे नाम का, तो वो न्यायालय में बना रहेगा। साक्ष्य सूची भी आपको इस प्रकार प्रदान करना है कि अभियोक्त्री की पहचान उजागर ना हो। न्यायालय के लिए अलग साक्ष्य सूची बना सकते हैं। बचाव पक्ष के अधिवक्ता को जो अभियोग पत्र की नकल दी जानी है उसके लिए आप एक अलग साक्ष्य सूची बना सकते हैं। इस प्रकार एक महत्वपूर्ण चीज ये भी आती है कि क्या जो सीडी हम रिकॉर्ड करते हैं उसकी कॉपी दिया जाना आवश्यक है, तो उसकी सीडी की कॉपी यावत शक्य तो ये करें कि आप बचाव पक्ष के अधिवक्ता को प्रदान ही न करें। यदि दिया जाना आवश्यक हो तो न्यायालय के आदेश के उपरांत ही दें, और उसमें भी जब न्यायालय के आदेश के उपरांत उसकी कॉपी दी जाए तो अभियोक्त्री का चेहरा आप उसमें ब्लर कर दें, धुंधला कर दें, तो उससे उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं हो सकेगी। अब एक प्रश्न और उत्पन्न होता है कि यदि लावारिस लाश मिली हो या आपका कोई पागल व्यक्ति या बालिका या पीड़िता आपके पास आई हो, तो ऐसी स्थिति में उसकी पहचान को चूंकि सार्वजनिक किया जाना आवश्यक हो जाएगा। कैसे उसे हम पता लगाएंगे, कैसे ढूंढेंगे कि कहाँ की है, तो इस अधिनियम, इस न्याय दृष्टांत में उस बाबत भी छूट दी गई है। आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ उसका प्रकाशन कर सकते हैं, परंतु एक रिस्ट्रिक्शन इसमें भी है। क्या रिस्ट्रिक्शन है? वो रिस्ट्रिक्शन यह है कि यदि आप इस प्रकार उसकी इस पहचान सार्वजनिक कर रहे हैं तो भी वो रेप पीड़िता है, इस बात का तथ्य को आप छुपाएं, इस बात को सार्वजनिक नहीं किया जाए। एक समस्या और आती है, एक समस्या और यह आती है कि जब आरटीआई में कोई दस्तावेज मांगे जाएं तब क्या किया जाए। तो इस बाबत भी इस न्याय दृष्टांत में उल्लेख कर दिया गया है कि यदि आरटीआई के तहत भी किसी दस्तावेज को आपको देना है तो उसमें भी अभियोक्त्री की पहचान को छुपा देना है। शब्द पहचान इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो साथियों, इस प्रकार यदि आप सावधानी पूर्वक विवेचना करेंगे तो आपको किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं मिलेगा। मैं ये कहता हूं कि ये विधिक दायित्व के साथ साथ हमारा नैतिक दायित्व भी है कि हम बलात्कार पीड़िता का जो है पहचान, या फिर बालक या किशोर जो इस प्रकार पीड़ित है जेजे एक्ट और पॉक्सो के तहत, उसकी पहचान को छुपाना हमारा नैतिक कर्तव्य भी है, ताकि समाज में उसका जो है पुनर्स्थापना की जा सके, समाज उसे हेय दृष्टि से ना देखे, क्योंकि भारतीय समाज में आज भी पीड़िता को ही हेय दृष्टि से देखा जाता है। तो साथियों, इस प्रकार सावधानी पूर्वक आप विवेचना करें। आज के लिए इतना ही। अन्य कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।